नमस्कार, आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। आज तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सी खबर आपके साथ साझा करूं। कई खबरें थी, लेकिन ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जुड़ी 3 खबरों पर आज बात करने का मन है। दोस्तों, तीनों का सॉफ्टवेयर एक साथ इंस्टॉल होगा और आगे आपको पता चलेगा कि खेल कितने डेंजरस लेवल तक पहुंच चुका है। भारत इजराइल सालों से चिल्ला रहे थे कि आग लगने वाली है, आग लगी हुई है, मगर रिफ्यूजी कल्याण में लगे गोरों की दुनिया ने अब तक नहीं सुना। अब जबकि आंच में वे आ चुके हैं, खुद झुलस रहे हैं, तो उन्हें भी इजराइल और भारत का दर्द परेशान करने लगा है। अब यह दर्द उनका भी अपना दर्द है। पिछले दिनों पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में जो हुआ, उसे देख सुनकर पश्चिमी दुनिया में इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। ईरान को लेकर ये लोग पहले से ही सन्नाटे में थे, जिसे इजराइल ने अपनी जाबाजी से अब तक थामे रखा। कैसे? आज एक एक चीज बताऊंगा। बहुत कुछ है आज, आप अंत तक बने रहें। बेहतर रीच के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर कर दें। हुआ यह कि दोस्तों, परसों नरसों पाकिस्तानी नियंत्रण वाले खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान में तालिबानों ने परमाणु इंजीनियरों और कुछ मजदूरों को उठा लिया। उनका वीडियो जारी किया। वीडियो में तमाम मजदूर इंजीनियर गुहार लगा रहे कि भाई जान बचा लो। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा, उसके मद्देनजर यह खबर देखने में तो बहुत साधारण सी लगती है, मगर उतनी साधारण है नहीं जितना फिलहाल नजर आ रहा। और यही वजह है कि पेंटागन और तेल अवीव के रातों की नींद हराम है। कुछ डिफेंस एनालिस्ट बता भी रहे हैं कि भारत, इजराइल और अमेरिका में इस घटना के बाद बड़े पैमाने पर हलचल देखने को मिल रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है चीजों की, और एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो रही है। तमाम संभावनाओं, आशंकाओं पर भी बातचीत हो रही है, और यह भी सुनने में आ रहा कि अमेरिकी एजेंसियों की फटी पड़ी है। ट्रंप की भी नजरें इस पे बताई जा रही। 1-2 दिन में शायद बयान भी आने लगे। खैर दोस्तों, आज पाकिस्तान एटमी ताकत के रूप में दुनिया के लिए सिर्फ इस वजह से खतरा बन चुका है क्योंकि भारत को काबू करने के लिए उसे एटमी तकनीक मुहैया कराई गई थी ताकि वह परमाणु बम बना सके। बंदरों के हाथ में एटमी उस तरह पकड़ाया गया था। किसने पकड़ाया था उस पर बात नहीं करना चाहता, उस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना आपकी, पाकिस्तान की क्षमता सुई बनाने की भी नहीं है। वह परमाणु बम कहां से बना लेता? किसी ने तो मदद की होगी। मगर अब जबकि इस्लामाबाद पर तालिबानों का कब्जा होने वाला है और पाकिस्तान ना जाने कितने टुकड़ों में बंटने जा रहा, सबसे ज्यादा गोरी दुनिया की लगी हुई है इस वक्त। लोग हैरान हैं कि पाकिस्तान ना तो सीमा पर अपनी चौकियों को सुरक्षित रख पा रहा और ना ही पाकिस्तान में चीनी निवेश को पाकिस्तान सिक्योरिटी दे पा रहा, और अपने परमाणु संयंत्र को भी पाकिस्तान बचाने में सक्षम नहीं रहा। पाकिस्तान का यह हाल जानते हैं किसने किया? हवाई चप्पल में, पजामा पहन के और कंधे पर एक शॉल लपेट के जंग लड़ने वाले टीटीपी के आतंकियों ने किया है। ये वही आतंकी हैं जिन्हें पाकिस्तान ने पाला पोसा था। पाकिस्तान की गली गली में तालिबानी सेल्फी खींचकर इंटरनेट पर अपलोड कर रहे हैं, जिसे दुनिया देख रही। पूरी दुनिया में सवाल हो रहा कि एटम बम अगर आतंकियों के हाथ में आया तो फिर दुनिया का क्या होगा? फ्रांस, अमेरिका, इजराइल वगैरह तो उनका टारगेट नंबर 1 है। गैर इस्लामी हरकतें करने वाला सऊदी अरब और यूएई भी इन तालिबानों के निशाने पर है बहुत पहले से ही। तो अगर पाकिस्तानी बंदरों का ये उस तरह आतंकियों के हाथ लगा तो दोस्तों तय मानिए, एक अमेरिका पर दागेंगे और दूसरा इजराइल पर। भारत तो उनके निशाने पर रहता ही है आतंकियों के। ईरान में भी एटमी बम बनाने और लंबी जंग की तूफानी तैयारियां देखने को मिल रही। पाकिस्तान के मौजूदा हालात और ईरान की तैयारियों ने दुनिया को चौकन्ना कर दिया है, खासकर भारत, इजराइल और अमेरिका को। इसे निपटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, प्लान बन चुका है, करें ना करें उनकी मर्जी। दोस्तों, पिछले महीने यानी 2024 के दिसंबर में इजराइल के नए रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज ने कहा भी था कि यही सही वक्त है ईरान में एयर स्ट्राइक के जरिए उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने का, उसकी क्षमता को तबाह करने का। इजराइल ईरान की तरफ से अपनी सुरक्षा को आज की तारीख में सबसे ज्यादा खतरा मानता है, जो हमास के साथ किबुत्ज की घटना के बाद अब तक आप देख चुके होंगे।
अब सवाल है कि इजराइल कात्ज ने, वहां के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्यों कहा? उसकी वजह है, ईरान लंबे वक्त से एटमी ताकत बनने की कोशिश में जुटा हुआ था। कहने की बात नहीं कि ईरान के एटमी वेपन के निशाने पर इजराइल और अमेरिका ही होंगे। ईरान के पास एटम बम होने का मतलब है कि उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आगे ईरान के पास पहले से ही लंबी दूरी तक मार करने वाली खतरनाक मिसाइलें हैं। अब तक इजराइल ईरान की कोशिशों को अपने सीक्रेट ऑपरेशंस के जरिए कामयाब होने से रोके रखा था, जिसमें न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की हत्याओं से लेकर ईरान के परमाणु संयंत्र में हमले तक की दर्जनों घटनाएं शामिल हैं। ईरान में कुछ साल पहले नमताज के परमाणु संयंत्र पर हमला शायद आपको याद ही हो। ईरान ने किसी संभावित हमले की वजह से इस संयंत्र को जमीन के अंदर बनाया था, बावजूद रहस्यमयी हमलों में यह तबाह हो गया था। तब 2021 में आधिकारिक रूप से सामने आया कि हमले की वजह से ईरान के इस सबसे अहम परमाणु केंद्र की हजारों मशीनें या तो खराब हो गई हैं या फिर बर्बाद हो गई थी। उस वक्त खुद ईरानी संसद के रिसर्च सेंटर के प्रमुख अली रेजा जकानी ने बताया था कि हमलों की वजह से ईरान की परमाणु सामग्री को परिशोधित करने की क्षमता खत्म हो गई है। इस तरह के कई और हमले, घटनाएं और हत्याओं का सिलसिला लगातार देखने को मिलता है। ईरान ने दोस्तों इन तमाम चीजों का आरोप सीधे सीधे इजराइल पे लगाया था, लेकिन हमलों की वजह से ईरान का जो अपना परमाणु कार्यक्रम था वह कभी खत्म नहीं हुआ, कभी रुका नहीं। और अब बताया जा रहा कि ईरान सफलता के बहुत नजदीक है और नमताज जैसे हमलों की वजह से उसके किए धरे पर पानी ना फिर जाए, ऐसी कोशिशों में लगा हुआ है, ऐसे तिकड़म, ऐसे प्रयास, ऐसी तैयारियां कर रहा है। अभी ताजा रिपोर्ट्स हैं कि ईरान ने अपने परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित हमले की स्थिति में, जो अमेरिका या इजराइल से हो सकता है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहा है, चाक चौबंद बना रहा है, पूरे देश में मिलिट्री ड्रिल कर रहा है, जिसे उसने इक़्तिदार का नाम दिया है। ईरान की सेना उस जगह यानी नमताज में भी भारी मिलिट्री ड्रिल करते देखी गई है, जहां अभी कुछ साल पहले ही जबरदस्त धमाकों के साथ उसकी परमाणु परिशोधन क्षमता को तबाह कर दिया था, जिसका आरोप इजराइल पर लगा था। नमताज में जो सैन्य अभ्यास ईरान कर रहा है वह असल में एयर स्ट्राइक रोकने को लेकर ही है। ईरान सिर्फ यही नहीं कर रहा, एक और खबर देखिए, वह अपनी राजधानी को तेहरान से मकारान में शिफ्ट करने जा रहा। सरकार ने राजधानी बदलने की तमाम वजहें गिनाई हैं, जिसमें पर्यावरण के सवाल, बहुत ज्यादा आबादी घनत्व, कारोबार आदि चीजें शामिल हैं। मगर तेहरान से मकरान में राजधानी ले जाने के पीछे ईरान का दूसरा मकसद है। तेहरान को लेकर ईरान हमेशा से दबाव में रहता है और पिछले साल दोस्तों इजराइल ने वहां की कुछ जगहों पर निशाना भी बनाया था एयर स्ट्राइक के दौरान, जिससे ईरान के सुरक्षा बंदोबस्त की पोल खुल गई थी दुनिया के सामने। हो सकता है कि मकरान में आनन फानन राजधानी ले जाने के पीछे परमाणु संयंत्र को ह्यूमन शील्ड देकर उसे बचाने की ईरानी योजनाएं हों, ऐसा हो सकता है। दूसरा यह भी, मकरान ईरान के दूसरे किनारे पर है, ओमान की खाड़ी के किनारे पर, और यह बलूचिस्तान की तरफ लगता है और ग्वादर पोर्ट यहां से ज्यादा दूर नहीं है दोस्तों। युद्ध की स्थिति में मकरान ईरान को निश्चित ही ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजिक लोकेशन देने में सक्षम है तेहरान की तुलना में। तेहरान पर एयर स्ट्राइक और नमताज पर हो चुके हमलों से ईरान ने अपना प्लान बदला है, बावजूद कि राजधानी रातों रात बदलती नहीं है, तो इसमें अभी वक्त लगेगा। मकरान में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स भी हैं, यह आप जानते ही। ईरान परमाणु बम बनाने के करीब है और अब ईरान जिस तरह से तूफानी तैयारियां कर रहा, अगर उसे इस पॉइंट पर नहीं रोका गया तो फिर वह काबू में नहीं आएगा। ईरान इस वक्त कमजोर है और इसीलिए इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि यही सही वक्त है उसके परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाने का। इजराइल ने जाहिर है कि योजनाएं बना ली होंगी और इस बारे में दोस्तों पेंटागन की संभावित तैयारियां भी सामने आ रही हैं तमाम रिपोर्ट्स में। यह भी जानते रहिए कि इजराइल ने इससे पहले कुछ इसी तरह से इराक के परमाणु संयंत्र को भी पूरी तरह से तबाह कर दिया था।
ईरान की सुरक्षा व्यवस्था और सेना वगैरह कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ में है। वहां की राजनीति और सेना दो अलग अलग चीजें हैं, जो हमेशा से हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे आतंकी संगठनों को हर तरह की मदद मुहैया कराते रहते हैं इजराइल के खिलाफ। ईरान की तरह ही पाकिस्तान में डेरा इस्माइल की घटना के बाद दुनिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। क्यों? इसलिए कि ईरान के पास तो अभी परमाणु बम नहीं है, ईरान परमाणु बम नहीं बना पाया है, मगर पाकिस्तान के पास वो है। डेरा इस्माइल में पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र भी है। यहां तालिबान ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लड़ाकों ने संयंत्र के कुछ इंजीनियरों और कर्मचारियों को अगवा कर लिया। 1 दर्जन से ज्यादा उनकी संख्या बताई जा रही है। यह इलाका दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा में है, वहीं पर जहां पर तालिबान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग हो रही है, और तालिबान की जो टुकड़ी है आतंकियों की वह काफी अंदर तक घुस चुकी है। पाकिस्तान तालिबान का लगभग केपीके पर कंट्रोल हो चुका है। पाकिस्तान के परमाणु बम आतंकियों के हाथ से ज्यादा दूर नहीं दिख रहे हैं। वहां के जो हालात हैं उनका संकेत तो यही है। अब पाकिस्तान से जो कंसर्न निकल रहा पूरी दुनिया के लिए, उसे लेकर क्या हो रहा दोस्तों, पाकिस्तान की भी परमाणु क्षमता को लेकर सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। इसी दिशा में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी मिसाइल बनाने की योजना को रोक दिया था। उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह हुई कि परमाणु रिसर्च को लेकर अमेरिका ने भारत पर जो सैंक्शन लगाए थे उसे उठा लिया। अमेरिका के एनएसए जैक सुलीवन अभी हाल ही में भारत दौरे पर आए थे और खुद उन्होंने इसकी घोषणा की थी, मिलके काम करने की बात कही थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अमेरिकी मनाही के बावजूद अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की घोषणा की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह भी है कि पाकिस्तान को अमेरिका वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ता और लंबी दूरी की मिसाइल बनाकर अमेरिका जैसे देशों को भी चुनौती देने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। तकनीक तो उसे चीन वगैरह से मिल ही जाएगा। डेरा इस्माइल की घटना और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकियों के हाथ में जाने की तरफ बढ़ चुका है, उसकी हरकतें बता रही, उससे निकल रहे संकेत बता रहे हैं कि अगर केपीके में तालिबान बैठ गया तो भारत, अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान के परमाणु संयंत्रों को तबाह कर देंगे ताकि वह आतंकियों के हाथ में ना जा सके, जैसे सीरिया में अभी हाल ही में जैविक हथियारों को नष्ट किया गया था। दोस्तों लगे हाथ एक चीज आपको और बता दूं, इजराइल भारत के साथ मिलकर जामनगर एयरबेस के जरिए एक एयर ऑपरेशन में कहूटा परमाणु संयंत्र, जो पाकिस्तान का संयंत्र है, उसको नष्ट करने की योजना बना चुका था। यह तथ्य के रूप में सामने आ चुका है कि इजराइल यहां तक तैयार था कि वह पूरा ऑपरेशन अपनी पहचान के साथ करता भारत के साथ मिलकर, मगर तब अमेरिका नहीं चाहता था। यह 1983 की बात है और उस वक्त वोट बैंक की राजनीति की वजह से कांग्रेस की सरकार भी पीछे हट गई थी। तब इजराइल के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध भी वोट बैंक की राजनीति की वजह से आधिकारिक नहीं थे। खैर, बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई या करवा दी गई, जिसका प्लॉट खुद इंदिरा जी ने जाने अनजाने रच दिया था। बावजूद कि पाकिस्तान के परमाणु संयंत्र लगातार भारत और इजराइल की निगरानी में रहे हैं। पाकिस्तान के पास दोस्तों आपको शायद पता होगा कि एक निश्चित ऊंचाई के ऊपर उड़ने वाले फाइटर जेट वगैरह को इंटरसेप्ट करने या इस तरह की तकनीक उसके पास नहीं है। तो अगर भारत ऑपरेशन करना चाहेगा तो कभी भी कर सकता है। डेरा इस्माइल खान में जो घटना हुई और पाकिस्तान के राजनीतिक हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं, तमाम चीजें साफ साफ संकेत दे रही हैं कि पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान में परमाणु बम का मतलब है, परमाणु बम होने का मतलब है कि बंदर के हाथ में खतरनाक हथियार दे दिया गया है जिसे वह कहीं भी किसी के भी ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। कुछ अपडेट बांग्लादेश से भी हैं, जहां खालिदा जिया के भागने की अफवाह फैला दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जिन पत्रकारों ने इस तरह की आशंका जताई है, उन्होंने शायद जल्दबाजी में निष्कर्ष दे दिया और उसे मिर्च मसाले के तौर पर इस वक्त पेश किया जा रहा कि हसीना के बाद खालिदा जिया भी बांग्लादेश छोड़ करके भग गई है, लंदन चली गई है। अब यूनुस अपनी पार्टी बनाएंगे और चुनाव करवा के बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। अब समझ नहीं आता कि अगर यूनुस पार्टी बना लेगा, चुनाव जीत लेगा, तो हे बैशाख नंदनों,
तुम हर दूसरे घंटे बांग्लादेश में 15 जनवरी के बाद यूनुस की विदाई का नैरेटिव किस तर्क से रख रहे हो? खालिदा जिया दोस्तों कहीं भाग के नहीं गई है। आप लोग इस नैरेटिव पे ध्यान ना दें जो मोहम्मद यूनुस को बनाने के लिए फैलाई जा रही है। खालिदा जिया ने बस 15 से 20 जनवरी तक के लिए खुद को बांग्लादेश से बाहर कर लिया है ताकि बांग्लादेश में जो चीजें होती दिख रही हैं उसमें उसका कोई स्टेक ना रहे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शुरू हो चुका है। बाकी बांग्लादेश का क्या होगा इसे कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार ने पिछले विश्लेषणों में साफ किया है, उसे आप एक बार जरूर देखिए। दोस्तों, छात्रों ने बांग्लादेश में 15 जनवरी तक की समय सीमा दी है। 15 जनवरी को छात्रों ने ढाका में बड़े पैमाने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है और तय मानिए कि 15 जनवरी के दिन ढाका में बांग्लादेश में कुछ ना कुछ बड़ा तो होगा, क्योंकि वैट टैक्स लगाने, बेतहाशा महंगाई, ये रिपोर्ट देखिए। यूनुस राज में अपराध के मामलों में बांग्लादेश में इस समय रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। बेतहाशा कॉर्पोरेट टैक्स थोपा गया है और बेतहाशा बढ़ती बेकारी की दरों को लेकर यूनुस सरकार के खिलाफ बांग्लादेश के तमाम दूसरे संगठनों ने लगातार दबाव बनाया हुआ है और आंदोलन की धमकी दी है। तो 15 जनवरी को बांग्लादेश की सड़कों पर उसका फोड़ा जो उसने नासूर बना करके रखा है वह फट सकता है। बाकी दुनिया के सारे खतरनाक आतंकी, वो चाहे अलकायदा हो, आईसिस हो या फिर हिजबुत तहरीर जैसे खूंखार संगठन, इस वक्त बांग्लादेश में खूब सक्रिय हैं। यूनुस की क्लिंटन फाउंडेशन से नजदीकियां, वित्तीय अनियमितताएं नए ट्रंप प्रशासन के निशाने पर हैं पहले से। और सबसे अहम बात यह है कि ट्रंप के आने से पहले ही ढाका में अमेरिकी दूतावास का काम आज से ही ट्रेसी जैकबसन संभाल लेंगे। बाकी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कई बार बांग्लादेश के मसले पर सोरोस और उनकी गैंग्स के काम को लेकर जो कहा है वह साफ संकेत है कि बांग्लादेश का भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा चुका है। 2025 की मध्य जनवरी से ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोस्तों तीनों के लिए बहुत बहुत खराब वक्त शुरू होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ साझा करें। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।